हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग 4 जुलाई 2026 के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। आज के सेट में टोटल 4 टॉपिक्स हैं। 4 जुलाई है, 4 टॉपिक्स हैं। तो इसमें पहला टॉपिक जो है वो गुजरात आईआईटी गांधीनगर में प्रोजेक्ट समर्थ स्थापित किया गया है, उसी से रिलेटेड है। तो भारत में सेमीकंडक्टर क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में गुजरात के आईआईटी गांधीनगर में प्रोजेक्ट समर्थ को स्थापित किया जा रहा है। समर्थ का फुल फॉर्म क्या होगा? सिलिकॉन एंड एडवांस सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग रिसर्च एंड ट्रेनिंग हब। तो इसकी स्थापना की जा रही है आईआईटी गांधीनगर में। यह केंद्र करेगा क्या? तो सेमीकंडक्टर विनिर्माण, अनुसंधान और कौशल विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इसको विकसित किया जा रहा है, जिससे देश में प्रशिक्षित मानव संसाधन और स्वदेशी तकनीकी क्षमता का विस्तार हो सके। प्रोजेक्ट समर्थ इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, गुजरात सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग और आईआईटी गांधीनगर का संयुक्त पहल है। ये केंद्र इंजीनियरिंग के छात्रों को सेमीकंडक्टर निर्माण प्रणाली का व्यवहारिक अनुभव प्रदान करेगा और उन्हें उद्योग के लिए पूरी तरह तैयार करने पर केंद्रित होगा, यानी उन्हें उद्योगों के लिए पूरी तरह से तैयार करेगा। इसके तहत अगले 5 वर्षों में लगभग 10,000 लोगों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो इस टॉपिक से 2 चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा। एक तो प्रोजेक्ट समर्थ का फुल फॉर्म ज़रूर ध्यान रखिएगा, और दूसरा किस संस्थान में इसको शुरू किया गया है ये याद रखिएगा। तो गुजरात के गांधीनगर में, और किस लिए शुरुआत किया गया है ये भी ध्यान रखिएगा। तो सेमीकंडक्टर निर्माण क्षेत्र में छात्रों को प्रशिक्षित करने और अनुभवी बनाने के उद्देश्य से। नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक 2 जुलाई 2026 से चेन्नई में वन हेल्थ इंटीग्रेटिंग हेल्थ सिक्योरिटी एंड बायो सिक्योरिटी विषय पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। और इस सम्मेलन का आयोजन डेक्कन सेंटर फॉर इंटरनेशनल रिलेशंस ने एमएस स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन तथा आईएफएमआर या केआरईए यूनिवर्सिटी के लीड संस्थान के सहयोग से किया है। इस सम्मेलन का उद्देश्य क्या है? तो स्वास्थ्य सुरक्षा, जैव सुरक्षा और महामारी जैसी जो चुनौतियां हैं उनसे निपटने के लिए विभिन्न क्षेत्रों के बीच समन्वित सहयोग को बढ़ावा देना, इस उद्देश्य से ये सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। वन हेल्थ एक समग्र और बहुविषयक दृष्टिकोण है जो मानव स्वास्थ्य, पशु स्वास्थ्य और राष्ट्रीय पर्यावरणीय स्वास्थ्य को एक दूसरे से जुड़ा हुआ मानता है। तो वन हेल्थ में सिर्फ इंसान नहीं आया है, इसमें पर्यावरण और पशु के स्वास्थ्य को भी साथ में रखा गया है। इस मिशन के अंतर्गत जूनोटिक रोगों की रोकथाम, एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंट नियंत्रण, जैव सुरक्षा को सुदृढ़ करने तथा भविष्य की संभावित महामारियों के लिए तैयारी जैसी प्रमुख क्षेत्रों पर कार्य किया जाएगा। और इस सम्मेलन में जीव विज्ञान, प्रौद्योगिकी और भविष्य के नवाचार, सुशासन, वैश्विक अनुभव एवं अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं जैव सुरक्षा की आधारशिला के रूप में वन हेल्थ तथा जैव सुरक्षा, ड्यूअल यूज रिसर्च और प्रयोगशाला नेटवर्क जैसे महत्वपूर्ण विषय शामिल है। यानी कि इन महत्वपूर्ण विषयों पर इस सम्मेलन में चर्चा की जाएगी। कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो चेन्नई में 2 दिवसीय सम्मेलन है, और इसका विषय क्या है? तो वन हेल्थ इंटीग्रेटिंग हेल्थ सिक्योरिटी एंड बायो सिक्योरिटी। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक आईआर का टॉपिक है। तो 3 जुलाई 2026 को कनाडा के आव्रजन, शरणार्थी एवं नागरिकता विभाग ने भारतीय आवेदकों के लिए सुपर वीज़ा की प्रोसेसिंग अवधि को 66 दिन से घटाकर अब 50 दिन कर दिया है। अब ये सुपर वीज़ा होता क्या है, तो ये भी जानना आप लोग के लिए ज़रूरी है। तो ये कनाडा का एक विशेष दीर्घकालिक वीज़ा है जो कनाडाई नागरिकों और निवासियों के माता पिता और दादा दादी के लिए बनाया गया। मतलब जो लोग कनाडा में बस गए हैं, जो भारत के लोग कनाडा में बस गए हैं, उनके दादा दादी माता पिता कई बार अपने देश में ही रह जाते हैं, तो वो उनसे लंबे दिनों तक जाके मिल सकें, उनके पास लंबे दिनों तक रह सकें, इस पर्पज़ से ये सुपर वीज़ा बनाया गया है। ये वीज़ा 1 से अधिक बार कनाडा आने जाने की अनुमति देता है
और सामान्य विजिटर वीज़ा से अलग होता है। सामान्य विजिटर वीज़ा में आमतौर पर कम अवधि के प्रवास के लिए अनुमति दी जाती है, जबकि सुपर वीज़ा जो होता है ये लंबे समय तक परिवार के साथ रहने की सुविधा प्रदान करता है। तो अब इसके प्रोसेसिंग की अवधि को 66 दिन से घटाकर 50 दिन कर दिया गया है। वीज़ा आवेदन की जब हम बात करते हैं तो उससे जुड़े 2 प्रशासनिक शब्दों के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। एक तो प्रोसेसिंग समय और दूसरा सेवा मानक। तो प्रोसेसिंग समय वो वास्तविक समय होता है जिसमें प्राधिकरण किसी आवेदन पर निर्णय लेता है। मान लीजिए आप फॉर्म अप्लाई किए तो उस पर आपको वीज़ा अप्रूवल मिलेगा कि नहीं, उस समय को प्रोसेसिंग समय कहते हैं। तो जितना समय लगता है उसको प्रोसेसिंग समय कहते हैं। दूसरा है सेवा मानक। तो सेवा मानक वो लक्ष्य अवधि होता है जिसके भीतर आवेदन का निपटारा करने का प्रयास किया जाता है। मतलब अब ये जो 50 दिन प्रोसेसिंग अवधि घटाया गया तो 50 दिन के अंदर उस आवेदन का निपटारा होने का चांस रहता है, उसी को सेवा मानक कहा जाता है। तो ये दोनों शब्द भी अगर आप वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना से संबंधित है। तो मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना है और ये एक बार फिर से चर्चा में आ गई। क्यों चर्चा में आ गई है? क्योंकि जापान ने इस परियोजना के प्राथमिक खंडों पर 2027 तक व्यावसायिक संचालन शुरू करने के लिए सहयोग जारी रखने की पुष्टि की है। आपको पता होगा कि इस परियोजना को जापान के सहयोग से विकसित किया जा रहा है और लगभग 508 किलोमीटर लंबे इस कॉरिडोर में जापान की अत्याधुनिक शिंकानसेन तकनीक का प्रयोग किया जा रहा है। तो शिंकानसेन जो तकनीक है ये जापान की काफ़ी उन्नत तकनीक है जिसका प्रयोग भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना में किया जा रहा है। और मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, जिसे भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना कहा जा रहा है, ये शुरुआत इसकी हुई थी वर्ष 2017 में और ये परियोजना महाराष्ट्र के मुंबई शहर को गुजरात के अहमदाबाद से जोड़ेगी। प्रारंभिक चरण में तो इस परियोजना के तहत गुजरात के सूरत बिलीमोरा या सूरत वापी खंड पर संचालन शुरू करने की योजना है और इस प्राथमिक खंड को 15 अगस्त 2027 तक यात्रियों के लिए खोलने का लक्ष्य रखा गया है। तो शुरुआत हुई थी इस परियोजना की 2017 में। ये मत समझ लीजिएगा कि 2017 में स्टार्ट हो गया था, अभी तक ये परियोजना स्टार्ट नहीं हुआ है, ये ट्रेन चलनी स्टार्ट नहीं हुई है। इस पर काम शुरू हुआ है 2017 से और इसके प्राथमिक खंड को यात्रियों के लिए खोलने का लक्ष्य रखा गया है 15 अगस्त 2027 का। इस परियोजना में जापान महत्वपूर्ण साझेदार की भूमिका निभा रहा है और कुल परियोजना लागत का लगभग 81% हिस्सा जापान द्वारा 50 वर्षों के लिए मात्र 0.1% ब्याज दर पर ऋण के रूप में उपलब्ध कराया जाएगा। तो ये काफ़ी बड़ी सहायता है जो जापान के द्वारा की जा रही है। 81% हिस्सा जापान द्वारा 50 वर्षों के लिए मात्र 0.1% ब्याज दर पर ऋण के रूप में उपलब्ध कराया जाएगा। ये मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ क्योंकि ये लाइन इम्पॉर्टेंट है। और इस वित्तीय व्यवस्था से जुड़ी प्रमुख संस्था जो है जापान की, वो है जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी। तो इस वित्तीय व्यवस्था से जुड़ी ये प्रमुख संस्थान है। तो ये हमारे आज के टॉपिक्स हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड PDF डाउनलोड करना हो या MCQ देखना हो तो आप ओनली BPSC की साइट या ओनली BPSC के ऐप के थ्रू डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ आपको एक जगह पिछले एक साल के करंट अफेयर्स अवेलेबल हो जाएंगे। थैंक यू।